नमस्ते। कभी सोचा है कि स्मार्ट होने का असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने निकलेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस या बुद्धि को समझने का हमारा नजरिया वक्त के साथ कैसे बदला है। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन से कि आखिर इंटेलिजेंस है क्या। फिर हम साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी बहस पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ ऐसे मॉडर्न आइडियाज को समझेंगे जो स्मार्ट होने की हमारी पूरी समझ को ही बदल देते हैं। सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर आपको पता है, साइकोलॉजिस्ट ने इस पर 100 साल से भी ज्यादा बहस की है। क्या ये कोई एक ही चीज है या फिर कई अलग अलग स्किल्स का एक कलेक्शन? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसे डिफाइन करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि जो शुरुआती विचारक थे, उन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे समझाने की कोशिश की। अल्फ्रेड बिने ये उन लोगों में से थे जिन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। उन्होंने इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखा। उनके लिए इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ढेर सारी जानकारी होना नहीं था, नहीं, बल्कि ये जानना था कि उस जानकारी का इस्तेमाल सही फैसले लेने में कैसे किया जाए। मतलब कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये समझना ही असली स्मार्टनेस है। अब विलियम स्टर्न ने इस आइडिया को एक स्टेप और आगे बढ़ाया। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस का असली मतलब है अडैप्टेबिलिटी, यानी कोई नई या अचानक आई सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है, यही तो इंटेलिजेंस है। और फिर आते हैं थॉर्नडाइक। उनकी डेफिनेशन छोटी सी है पर बड़ी पावरफुल। अच्छी प्रतिक्रियाओं की शक्ति। ये सीधा सीधा इंटेलिजेंस को एक्शन से जोड़ देती है। मतलब सही टाइम पे सही रिस्पॉन्स देने की काबिलियत। ये सोचने से ज्यादा करने पे फोकस करता है। बड़ा ही प्रैक्टिकल नजरिया है ये। तो यहां से चीजें असल में इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती हैं। इन शुरुआती डेफिनेशंस के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ जिसने दशकों तक इस फील्ड को शेप दिया। क्या स्मार्टनेस कोई एक चीज है या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें? तो एक तरफ थे चार्ल्स स्पीयरमैन। उन्होंने जी फैक्टर का आइडिया दिया, जिसे जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसे आप एक तरह की दिमागी हॉर्स पावर समझ सकते हैं। उनका मानना था कि हम सब में एक कोर इंटेलिजेंस होती है जो हमारे हर काम पर असर डालती है, चाहे वो मैथ्स हो या म्यूजिक। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। दूसरी तरफ थर्स्टन जैसे विचारक थे। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि 7 अलग अलग प्राइमरी एबिलिटीज का एक गुच्छा है, जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, नंबर्स को समझना या स्पेस को विजुअलाइज करना। बस यहीं से शुरू हुई वो क्लासिक बहस, एक बनाम अनेक। इस एक बनाम अनेक की बहस के बाद रिसर्चर्स ने इन कई तरह की इंटेलिजेंस को एक सिस्टम में फिट करने की कोशिश शुरू कर दी। जरा इस नंबर को देखिए, 180। काफी बड़ा नंबर है ना? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये इंटेलिजेंस के अब तक के सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में से एक को दिखाता है। जेपी गिलफर्ड का मानना था कि इंटेलिजेंस 1 या 7 नहीं, बल्कि 180 अलग अलग काबिलियतों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। उन्होंने एक क्यूब जैसा मॉडल बनाया जिसके 3 डायमेंशन थे। हम किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, हमारा दिमाग उस पर क्या ऑपरेशन करता है, और आखिर में उसका प्रोडक्ट या नतीजा क्या निकलता है। अब गिलफोर्ड का मॉडल तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो वर्नन जैसे कुछ और लोगों ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने एक हायरार्किकल मॉडल बनाया। इसमें स्पीयरमैन के जी फैक्टर को सबसे ऊपर रखा गया और उसके नीचे बाकी स्पेसिफिक एबिलिटीज को ब्रांच की तरह दिखाया गया। ये एक और अनेक वाले आइडियाज को मिलाने की एक अच्छी कोशिश थी। हाल के कुछ दशकों में ये पूरी बातचीत सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़ गई है। अब इंटेलिजेंस के उन फॉर्म्स पर भी बात होने लगी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी शायद सबसे फेमस है। उनका कहना था कि इंटेलिजेंट होने के कई तरीके होते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये सिर्फ भाषा या मैथ्स तक सीमित नहीं है। कोई म्यूजिक में जीनियस हो सकता है, किसी का अपनी बॉडी पर जबरदस्त कंट्रोल हो सकता है, या कोई दूसरों की भावनाओं को समझने में माहिर हो सकता है। गार्डनर के हिसाब से ये सब इंटेलिजेंस के ही अलग अलग रूप हैं। इसी तरह से स्टर्नबर्ग ने कहा कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस 3 चीजों से बनती है: एनालिटिकल यानी बुक स्मार्ट्स, क्रिएटिव यानी नए आइडियाज सोचने की एबिलिटी, और प्रैक्टिकल यानी स्ट्रीट स्मार्ट्स। और कामयाब होने के लिए इन तीनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस का आइडिया भी बहुत जरूरी हो गया है। ये क्या है? ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, इस्तेमाल करने और मैनेज करने की एबिलिटी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा ना भी हो, तो भी ये काबिलियत जिंदगी के कई हिस्सों में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। तो इस पूरी यात्रा से आखिर क्या सीखने को मिलता है?
इन सभी थ्योरीज का आज हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? देखिए, कई पुरानी थ्योरीज, खासकर जी फैक्टर वाले आइडिया का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आईक्यू टेस्ट। इसे एक सिंगल नंबर से किसी की कॉग्निटिव एबिलिटी को मापने के लिए डिजाइन किया गया था, और ये आज भी एजुकेशन और साइकोलॉजी में एक जरूरी टूल है। हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर है। और हाँ, वो क्लासिक बहस तो आज भी जिंदा है, नेचर बनाम नर्चर। हमारी इंटेलिजेंस कितनी हमें जीन्स से मिलती है और कितनी हमारे माहौल और हमारी सीख का नतीजा है, इस पर रिसर्च आज भी चल रही है। तो आखिर में सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि इंटेलिजेंस कोई एक अकेली सीधी सादी चीज नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये एनालिटिकल है, क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, और भी बहुत कुछ है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर इंटेलिजेंट होने के इतने सारे तरीके हैं, तो क्या हमारे जो ट्रेडिशनल टेस्ट हैं वो किसी के असली पोटेंशियल को माप भी पा रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में हमें इसे मापना कैसे चाहिए।